हिंदुस्तान के आधुनिक राजनीतिक इतिहास का एक किरदार ऐसा भी जिसके व्यक्तित्व की तुलना किसी ने चट्टान से की तो किसी ने उन्हें लौह पुरुष करार दिया। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात की मिट्टी में जन्मे पले बढ़े सरदार ने अपने नाम को बिल्कुल सार्थक किया है। वाकई वो जन्मजात सरदार थे। नेतृत्व से लेकर किसको कहां तक झुकाना है और अगर जरूरत पड़े तो खुद कहां तक झुकना है, पटेल से बेहतर उदाहरण दुनिया में शायद ही आपको कहीं मिले। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी की पहली पसंद सरदार पटेल ही थे, लेकिन महात्मा गांधी या उनके पीछे किसी और ताकत की वजह से सरदार पटेल ने बिना किसी विरोध के तुरंत अपना नाम वापस ले लिया था। और जिस किस्से के बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि गांधी के सिवाय और किसी के सामने झुकना पटेल ने सीखा ही नहीं था और सरदार को कोई झुका ले किसी के बूते की बात नहीं थी। लेकिन फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में एक वाकया ऐसा आता है जब सरदार पटेल को किसी और के सामने नहीं बल्कि तब के ब्रिटिश राज के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर के सामने झुकना पड़ा, या कहें तो समझौता करना पड़ा। और उसकी वजह सिर्फ एक पर्ची थी जिसका रहस्य या तो सरदार पटेल जानते थे या फिर वो अंग्रेज अफसर, और ये अफसर कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। दरअसल मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण भारत का बंटवारा लगभग तय था, क्योंकि जिन्ना की जो शर्त थी उसे महात्मा गांधी भले ही मान लें, लेकिन पूरी कांग्रेस के लिए यह मानना असंभव था। इसीलिए ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बंटवारे के साइड इफेक्ट को लेकर खासे चिंतित थे, क्योंकि उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों और तनाव की खबरें लगातार मिल रही थी। वैसे लगता है कि माउंटबेटन भी अपना नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराना चाहते थे कि देखो, मैंने बिना रक्तपात के शांतिपूर्ण तरीके से भारत की आजादी का रास्ता निकलवा दिया। और इसी मकसद से माउंटबेटन तब अखंड भारत के 4 बड़े नेताओं गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को एक एक कर अपने पास बुलाकर उनसे बात कर रहे थे। और अब बारी थी सरदार पटेल से रूबरू होने की। गांधी जी से बात करने के बाद भी माउंटबेटन को बंटवारे की समस्या के हल होने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया था, और सरदार पटेल को लेकर माउंटबेटन को बहुत उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि माउंटबेटन के दिमाग में सरदार की इमेज पहले से एक अक्खड़, अड़ियल और सब पर हावी होने वाली शख्सियत की थी। लेकिन माउंटबेटन ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि सरदार ही वो नेता हैं जिनकी कांग्रेस में बहुत चलती है और वो पार्टी को बेहद ही अनुशासित तरीके से चलाते हैं। जैसा कि अंग्रेज तब हर सौदेबाजी वाली नीति अपनाते थे, तो सरदार पटेल भी कई मसलों में अंग्रेजों की गिव एंड टेक वाली नीति से काम निकलवाना बखूबी जानते थे और उसका उपयोग भी करते रहते थे। माउंटबेटन भी उनकी इस खासियत को भांप चुके थे। इसी बीच माउंटबेटन के स्टडी कक्ष में सरदार पटेल की मौजूदगी मानो दोनों तरफ ही तनाव पैदा कर रही थी। लेकिन यह तनाव बंटवारे की समस्या के हल को लेकर नहीं, बल्कि इसकी वजह कागज की एक पर्ची थी जो उस वक्त दोनों के बीच टेबल पर पड़ी थी। और एक पर्ची किसी नियुक्ति के बारे में सरदार पटेल के ही गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई कोई सरकारी टिप्पणी थी, जिसे लेकर माउंटबेटन और सरदार पटेल अब आमने सामने थे। दरअसल माउंटबेटन ये मान बैठे थे कि कागज की पर्ची में जो टिप्पणी लिखी गई है वो जानबूझकर उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए लिखी गई है। और तब सरदार अपने जिद्दी स्वभाव के लिए मशहूर थे, या कहें तो ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, और कई मसले तो उनके इस स्वभाव के कारण ही हल हो जाते थे। लेकिन इस बार उनका पाला उस घाघ अंग्रेज अफसर से पड़ा था जो घाट घाट का पानी पीकर ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अफसर बनकर आया था। लेकिन माउंटबेटन अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि जो दांव वो सरदार के सामने आजमाने जा रहे हैं वो कामयाब हो ही जाएगा। फिर भी माउंटबेटन ने उस दांव को चलने में ही भलाई समझी और टेबल पर पड़ी कागज की पर्ची को सरदार के सामने खिसका दिया और बहुत शांत तरीके से कहा कि वो इस पर्ची को वापस ले ले। हालांकि माउंटबेटन को अभी उस बंटवारे के मसले पर सरदार पटेल के समर्थन की सख्त जरूरत थी। लेकिन माउंटबेटन के लिए वो पर्ची ऐसा तुरुप का पत्ता दिख रहा था जो चल गया तो आगे की समस्याओं का भी हल निकल सकता है। माउंटबेटन ने सरदार की ओर देखा और कहा,
कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं अपना हवाई जहाज बुलवाने जा रहा हूं। तब सरदार पटेल ने पूछा, लेकिन क्यों? तब माउंटबेटन ने कहा, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए और मैं तो इसी तलाश में था कि आप जैसा कोई आदमी मुझे मिल जाए जिससे ऐसे हालात से छुटकारा पाने का बहाना मिल जाए। फिर क्या? सरदार पटेल एक पल को हड़बड़ा गए और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस माउंटबेटन तो जैसे इसी ताक में थे और उन्हें लग गया कि तीर निशाने पर लगा है। उन्होंने सरदार पटेल पर दबाव बनाने के लिए फिर वही बात दोहराई कि आप ये पर्ची यानी नोट वापस लेंगे या फिर हम दोनों में से एक को इस्तीफा देना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, मेरे भारत से जाने की वजह है आपके प्रधानमंत्री और मोहम्मद अली जिन्ना को समझा दूंगा कि मैं क्यों जा रहा हूं, और उसके बाद भारत में तो उथल पुथल मचेगी, उसकी जिम्मेदारी किसी और नहीं, आपके कंधों पर होगी। सच मानिए, सरदार पटेल इससे पहले ऐसी स्थिति से शायद ही गुजरे रहे होंगे। वो माउंटबेटन को घूरते रह गए और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप एक ही महीने काम करने के बाद वायसराय की गद्दी ठुकरा दें। तब माउंटबेटन ने और दबाव बनाते हुए कहा, आप शायद मुझे नहीं जानते हैं, या तो आप अपना नोट वापस लीजिए या फिर मैं प्रधानमंत्री को बुलाकर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दूं। माउंटबेटन के इस कथन के बाद कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सरदार पटेल ने कुछ कहा ही था कि माउंटबेटन एक बार फिर बोल पड़े कि मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूं। आखिरकार सरदार पटेल भारी मन से ही सही, लेकिन उन्होंने कागज की वो पर्ची उठाई और धीरे से उसे फाड़ दिया। फ्रीडम एट मिडनाइट में जिस पर्ची का जिक्र हुआ है उसमें क्या लिखा था वो तो सरदार और माउंटबेटन ही जाने, लेकिन यह भी कम रहस्य नहीं कि एक कागज के टुकड़े में ऐसा क्या लिखा था कि उसने चट्टान जैसी शख्सियत को शायद इस तरह अंग्रेज के सामने पहली बार समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। अब अगले एपिसोड में जानेंगे कि उस मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जिसके सनक ने एक देश, संस्कृति और सभ्यता का बंटवारा कर दिया।